तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था, नीति शास्त्र की परिभाषा पढ़ी थी हमने कि नीति शास्त्र कितने आयाम में काम करता है, आखिर नीति शास्त्र कहते क्या है। तो मैंने कुछ वर्ड्स सेंटेंसेस बनाए थे, जैसे कि नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक मानकीय विज्ञान है, यह आनंद का विज्ञान है, ये दुविधा समाधान का विज्ञान है, फिर यह शब्द जीवन का विज्ञान है, उचित और अनुचित का विज्ञान है। फिर हमने ये जाना था कि वास्तव में विज्ञान कहलाता क्या है। तो हमने विज्ञान को दो तौर पे देखा था। प्रथम तो ये प्राथमिक और कृत्रिम दुनिया, ये दोनों दुनिया कैसे अलग है। प्राकृतिक दुनिया तथ्यों का दुनिया होती है, जिसमें हम किसी चीज़ को है लगाकर प्रयोग करते हैं, जैसे पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमती है, ये एक तथ्य है और इस तथ्य के अंदर तक पढ़ना ही विज्ञान कहलाता है। परंतु अगर हम राज्यों के अंदर, समाजों के अंदर विवाह समाज जैसी समस्याओं का समाधान खोजें, तो इस समाधान का निपटारा हम नैतिकता के माध्यम से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और इसलिए हमने पढ़ा था, नैतिक शास्त्र मानव निर्मित कृत्रिम दुनिया का विस्तृत वर्णन करता है और दुनिया में चुनौतियों का समाधान बेहतर तरीके से करता है। अर्थात जैसी दुनिया है उससे बेहतर बनाने का विज्ञान ही नीति शास्त्र कहलाता है। आदर्श समाज, मानव कानून का मॉडल ही नीति शास्त्र सिखाता है। तो अगर हम व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो मनुष्य के अधिकार और उसके कार्य करने का क्षेत्र में क्या उचित क्या अनुचित है, अर्थात अगर एक परिभाषा गढ़ने का कोशिश करें तो आपको जो करने का अधिकार है एवं जो करना सही है के बीच के अंतर को जानना ही एथिक्स कहलाता है। तो बच्चों, आज मैंने एक दूसरा मॉडल अपनाया है और एथिक्स GS4, जो कि एक बहुत अंकदायी विषय है, तो इसके पूरे सिलेबस को हम जानेंगे। इसको मैंने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से और एक मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सिलेबस मैं करूँगा इस पाठ में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नीति शास्त्र का लक्ष्य क्या है, और पार्ट 1 में जैसा कि हमने कुछ आयाम इसके समझ भी चुके हैं। तो सबसे पहले नीति शास्त्र का लक्ष्य होता है व्यक्ति को नैतिक बनाना। कोई व्यक्ति नैतिक कैसे बने और संस्था को नैतिक बनाना। अगर पूरे विषय की चर्चा की जाए तो किस प्रकार से व्यक्ति नैतिक होगा, किस प्रकार से संस्था नैतिक होगा, इनके विषय का अध्ययन पूर्ण परिपाठी ही GS4 में दिया गया है। तो सबसे पहले व्यक्ति और संस्था को नैतिक या अनैतिक बनने के मार्ग में बाधाएं क्या है, व्यक्ति में अनैतिक क्या है, संस्थाओं में अनैतिक क्या है, और सबसे बड़ा प्रश्न कि एक व्यक्ति अनैतिक क्यों है, वो क्यों अनैतिक बनता है, आखिर वास्तव में उसका कारण क्या है। संस्था नैतिक क्यों है, संस्थाओं में अनैतिकता के कारण क्या हो सकते हैं, और समाधान, अनैतिकता के कारणों को हटाना, किस प्रकार से हम व्यक्ति से और संस्थाओं से इसे दूर कर सकते हैं। तो अगर हम पूरे इस विषय GS4 की चर्चा करें तो इस पूरे विषय में केवल यही है कि व्यक्ति और संस्थाओं के नैतिकता अनैतिकता को पहचानना, उसके अंदर व्याप्त अनैतिकता को दूर करना, किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए इसी आधार पर देखते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, जिसमें हम यूनिट 5 और यूनिट 1 दोनों को कवर करेंगे कि वास्तव में एक यूनिट कहता क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न, कोई व्यक्ति अनैतिक क्यों बनता है, कोई व्यक्ति अनैतिक क्यों है, व्यक्तियों में विद्यमान अनैतिकता के कारण व्यक्ति अनैतिक क्यों होता है। तो मैंने इसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया जिसके माध्यम से समझते हैं कि अनैतिकता एक बीमारी है और इसका पहला कारण होता है ज्ञान का अभाव। नैतिकता और अनैतिकता में अंतर न पहचान पाना, जो व्यक्ति एक नैतिक क्या होता है अनैतिक क्या होता है इसके बीच के माध्यम का अंतर ना पता कर सके, अर्थात उसके अंदर ज्ञान का अभाव है, तो उस अभाव के कारण ही वो व्यक्ति अनैतिक बनता है। अब इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं
कि ज्ञान के अभाव से अनैतिक कैसे जुड़ी है। हम कैसे कह सकते हैं कि ज्ञान का अभाव हो सकता है। तो इसके उदाहरण के लिए हमने लिया है 1000 वर्ष वर्ण व्यवस्था का पालन किया जाना। 1000 वर्ष हमारे देश में सती प्रथा जैसे कानून नियम लागू थे, जो कि एक स्त्रियों की, महिलाओं की हीनता समाज से भरी अनैतिकपूर्ण समाज का रचना करती थी। तो ये 1000 साल क्यों बना रहा? क्या 1000 साल लोग अनैतिक बने रहे? इसी कारण को हम समझेंगे। तो इसके कारण के लिए मैंने लिखा है क्योंकि हमारी संस्कृति है। 1000 वर्ष वर्ण व्यवस्था का पालन हमने इस कारण किया है कि ये चली आ रही है और कोई न कहीं कोई अनैतिक कार्य इस कारण नैतिक नहीं हो सकता कि वह 1000 वर्षों से चली आ रही है। और हमारे देश में सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था जैसे बुराइयाँ, कुरीतियाँ इस कारण पालन होते जा रहा है कि लोगों ने पकड़ने का कोशिश, अर्थात उनमें ज्ञान का अभाव ही है। उन्हें लगता है कि यह प्रक्रिया सही है, परंतु यह बिल्कुल अनैतिक है। तो इससे हम आगे समझते हैं कि दुनिया में जितना कट्टरता है, आतंकवाद है, उसके समर्थक अपने आप को अनैतिक नहीं मानते। उन्होंने खुद को अनैतिक मान ही नहीं रखा है। सभी कुरीतियाँ इस कारण लंबे समय तक चली क्योंकि लोगों ने, समाज ने इनका समर्थन किया, जैसे खाप पंचायत, सती प्रथा और भ्रूण हत्या। लोग स्वयं को अनैतिक मानना चाहते ही नहीं हैं और यही ज्ञान का अभाव कहीं न कहीं लोगों को, संस्थाओं को अनैतिक बनाता है। और तभी आगे समझते हैं कि इनका संबंध यूनिट 1 और यूनिट 5 से कैसे है। तो सिलेबस के 2 भाग, मेरा पेन नहीं चल रहा फिलहाल, यही ज्ञान देने के संदर्भ में गढ़े गए हैं, ठीक है। तो यूनिट 1 मानव सहसंबंध, अर्थात मानव किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। और यूनिट 5 है भारत एवं पश्चिम के महान नैतिक विचारक। भारत में नैतिक विचारक के तौर पे गांधी को पढ़ते हैं और पश्चिम में सुकरात पढ़ते हैं, कांट, रॉल्स, सुकरात जैसे विचारकों को हम पश्चिम में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं, जैसा कि हमने कहा कि अनैतिकता का पहला कारण हो सकता है ज्ञान का अभाव। व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस कारण वह अनैतिक कार्य करता है। परंतु दूसरा, जिसमें व्यक्ति जानबूझकर अनैतिक आचरण करता है, जो जानता है सब कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, लेकिन जानने के बावजूद नैतिक आचरण नहीं करते, इसका कारण है मनोवृत्ति। अर्थात जैसे हमें पता है या हम सभी को पता है कि सवेरे उठकर व्यायाम करने से, योग करने से हमारा मनोवृत्ति, दिमागी अवस्था, मस्तिष्क अवस्था सक्रिय रहता है और तेज गति से चलता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं कर पाते। इसका अर्थ ये नहीं कि हम में ज्ञान का अभाव है, बल्कि कहीं ना कहीं हम इस बात के लिए सचेत नहीं है। हमारा जो अंतर्मन है वो इस कार्य के लिए राजी नहीं है। ये चीज़ एप्टीट्यूड को शो करता है, हमारी अभिवृत्ति क्या है। तो इस कारण हम पढ़ते हैं यूनिट 2, जिसका नाम अभिवृत्ति रखा गया है। एटीट्यूड, व्यक्ति का अभिवृत्ति कैसा होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे अभिवृत्ति वास्तव में कहलाता क्या है, इसके घटक क्या हैं, ये बनती कैसे है, ये कार्य कैसे करती है, इसे बदला कैसे जा सकता है। यह यूनिट मनोवैज्ञानिक समस्या के निदान का भाग है, अर्थात ये समाधान बतलाता है कि व्यक्ति अपने एटीट्यूड अर्थात अभिवृत्ति को कैसे बदले। और इसके अलावा व्यक्ति पे अनैतिकता का प्रभाव केवल उस व्यक्ति के कारण ही नहीं होता, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता की कमी के कारण, सेवा की नैतिकता के अभाव, करुणा, सहानुभूति का अभाव। अर्थात अगर एक बच्चा किसी ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां उसने आरंभ से ही अनैतिकता, हिंसा जैसी प्रवृत्तियों को देखा है, तो कहीं ना कहीं वह इस बात को नहीं स्वीकारेगा। तो इस कारणवश हम इसे दूर करने के लिए, इसके समाधान के लिए हम पढ़ते हैं तीसरा चैप्टर, जिसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी, अर्थात
मनुष्य में करुणा कैसे लाया जाए, सहानुभूति का भाव को कैसे पूर्ति किया जाए। और माफ़ कीजिएगा, मेरे घर में छोटे सदस्य के कारण उसकी आकृति है ये। और इसके अलावा हम अब पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस, जिसमें मैंने बताया व्यक्तियों को नैतिक बनाना है, संस्थाओं को नैतिक बनाना है, और जैसा कि एथिक्स के 2 लक्ष्य मैंने बताए कि व्यक्ति को किस प्रकार से नैतिक बनाया जाए, संस्थाओं को कैसे नैतिक बनाया जाए। तो संस्थाओं को नैतिक बनाने का तरीका यूनिट 4, 6 और 7 में दिया गया है, जिसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और जो अनैतिकता के कारण है, प्रथम एक जिससे हमने ज्ञान का भाव का अज्ञान, इसे हम यूनिट 1 और यूनिट 5 में जो दार्शनिक विचारक हैं उनकी प्रतिक्रिया, उनकी मनोवृत्ति के आधार पर ज्ञान के अभाव को कैसे दूर किया जा सकता है वो पढ़ेंगे। पुनः हम मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति अर्थात एटीट्यूड के कैसे बदला जाए, व्यक्ति की संवेदनशीलता की कमी यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम संस्थाओं को नैतिक बनाने का तरीका 4, 6, 7 यूनिट में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये रहा आज का हमारा एथिक्स का पूरा सिलेबस, जिसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये अपना पार्ट 2 होगा। आप देख के वीडियो को रोक कर इसे नोट भी कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताए गए जो डेफिनेशन है, अब सब कुछ लिखना तो संभव नहीं है क्योंकि वीडियो छोटा बनाया जा रहा है, तो आप उसे भी रोक कर नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक बात प्रश्नों को लेकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अगर इसी प्रकार से साथ मिलता रहा तो मैं आगे भी एथिक्स के प्रश्नों को लाऊंगा, सॉल्व करूंगा और देखूंगा। चलिए, नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।